अब आगे देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर, प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर क्लियर liquid part of the blood. It contain 91 to 92% of water and 8 to 9% of the solid. तो जो आपको डायग्राम मैंने अभी फ्लो चार्ट आपसे डिस्कस किया था वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं उसको, ठीक। प्लाज्मा के बाद क्या आता है, शब्द आता है सीरम। सीरम बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरम याद करने के लिए आपको क्या याद करके रखना है हमेशा, सीरम इज अ प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। ये बेसिक फंडामेंटल आप याद करके रखिए। सीरम क्या होता है, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। सीरम होता क्या है, सीरम क्या है, क्लियर स्ट्रॉ कलर यानी लाइट येलो या पेल कलर का क्या होगा, फ्लूइड होगा, दैट ऊजेज फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट क्या होता है, ब्लड क्लॉट जब कहीं चोट लगती है, कोई ब्लड क्लॉट होता है वहां पे, जब ब्लड क्लॉट होगा तो उसमें से ऊज करके, यानी ये हल्का सा जब चोट चपेट लगती है तो हल्का सा एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है आफ्टर द हीलिंग। जैसे यहाँ पे पट्टी आपने बांधा है, जब पट्टी आप खोलेंगे तो वहाँ पे बाहर एक चिपचिपा पदार्थ रहता है, वो क्या होता है, सीरम होता है। क्यों, जब भी क्लॉट जो होता है, जब चोट लगती है तो बड़ा साइज का रहता है, इतना बड़ा रहेगा, ठीक। और जब वो रिट्रैक्ट होता है, क्लॉट रिट्रैक्शन इसको बोलते हैं, जब रिट्रैक्ट होगा तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जब साइज उसकी छोटी होगी तो उसमें से क्या निकलेगा, सीरम निकलता है। क्यों, क्योंकि एक फाइब्रिन के मेस में एक जाल के अंदर वो क्लॉट रहता है, जब वो श्रिंक होना शुरू करेगा तो उससे जो बाहर निकलेगा वो क्या कहलाता है, आपका सीरम कहलाता है। व्हेन द ब्लड इज सेड आर कलेक्टेड इन अ कंटेनर इट क्लॉट, ठीक। जब प्लेन कंटेनर में रखेंगे जिसमें एंटीकोगुलेंट ना हो तो क्या होगा, वो क्लॉट बनेगा। In this process the fibrinogen is converted into fibrin, यानी फाइब्रिन का क्या होगा, एक जाल बनेगा। इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर मान लो क्या बना है, फाइब्रिन का जाल बना हुआ है, ठीक। द क्लॉट सेल आर ट्रैप्ड इन इट इन फाइब्रिन फॉर्मिंग द ब्लड क्लॉट। अब क्लॉट जो सेल्स हैं वो इसके अंदर ट्रैप हो गए हैं। आफ्टर 45 मिनट, मतलब आधे से पौन घंटे के बाद, सीरम ऊजेज आउट ऑफ द ब्लड क्लॉट। जब इस क्लॉट रिट्रैक्शन होगा, क्या शब्द यूज करते हैं हम लोग, क्लॉट रिट्रैक्शन, ठीक। तो जब वो छोटा होगा तो क्या होगा, उसमें से सीरम बाहर निकलेगा। फॉर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन सीरम इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड सेल एंड क्लॉटिंग एलिमेंट बाय सेंट्रीफ्यूजिंग। आप उसको देख सकते, वॉल्यूम ऑफ द सीरम इज ऑलमोस्ट एज द सेम एज दैट ऑफ द प्लाज्मा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लाज्मा। प्लाज्मा से इसमें क्या कमी, क्या अंतर क्या है, केवल क्या अंतर है, फाइब्रिनोजन। क्यों, सीरम इज ऑलमोस्ट द सेम एज द प्लाज्मा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लाज्मा ओनली बाय द एब्सेंस ऑफ फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो गया किसमें, फाइब्रिन में, और यही जाल बन गया था। इस वजह से क्या, इसमें यही कमी रहती है, बाकी ये प्लाज्मा के बराबर ही होता है, ठीक। केवल फाइब्रिनोजन इसके अंदर नहीं है, ठीक। तो याद रखिएगा, इजी है, बार बार पूछा भी जाता है कि सीरम डिफाइन करिए, तो आप बता सकते हैं कि जब भी चोट लगती है, कोई क्लॉट बनता है तो आफ्टर 45 मिनट क्लॉट रिट्रैक्ट होता है। जब क्लॉट रिट्रैक्ट होता है तो उससे जो ऊजिंग होती है उसको हम लोग सीरम कहते हैं। क्यों, वो ऑलमोस्ट प्लाज्मा के बराबर होता है, उसमें केवल क्या होता है, फाइब्रिनोजन नहीं रहता है। फाइब्रिनोजन क्यों नहीं रहता है, क्योंकि वह फाइब्रिन में कन्वर्ट होके मेस बना लिया है, ठीक। बाकी वो उसमें और प्लाज्मा में कोई अंतर नहीं होता है, बस कमी क्या है, फाइब्रिन। तो ये एक सिंपल एक लाइन याद रखिएगा, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। अब आता है फंक्शन ऑफ द ब्लड। आखिर ब्लड का फंक्शन क्या है हमारे शरीर के अंदर। पहला फंक्शन क्या है, न्यूट्रिटिव फंक्शन। ब्लड केवल ऑक्सीजन ले आना ये सब अपना छोटी बात है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम है। तो सबसे पहला क्या है, न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड एंड विटामिन derived from the digested food are absorbed from the gastrointestinal tract and carried by the blood to different part of the body for what? For growth and production of the energy.
इसलिए हम इसका क्या, ब्लड का पहला फंक्शन क्या है, इट शो द न्यूट्रिटिव फंक्शन बिकॉज इट कैरी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड एंड विटामिन्स। फ्रॉम वेयर इट फाइंड, कहां से, फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। ठीक, पर्पज क्या है, फॉर द बॉडी, किसके लिए, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। दूसरा नंबर पे क्या आता है, रिस्पायरेटरी फंक्शन, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, ट्रांसपोर्ट रिस्पायरेटरी गैसेस। रिस्पायरेटरी गैसेस मतलब ऑक्सीजन एंड CO2, उसको ले जाना, कैरी करना, फिर वापस ले आना एल्वेलाई तक, एल्वेलाई से फिर उसको बाहर जाना। तो इसमें हम अलग से चर्चा करेंगे, खैर ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को टिश्यू से लेकर के और वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, दीज आर रिमूव्ड बाय द ब्लड एंड कैरीड टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक किडनी, स्किन, लीवर। ये सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कहाँ तक पहुँचाए जाते हैं, किडनी, लीवर और स्किन तक, किसके थ्रू, ब्लड के ही द्वारा, जहाँ से उनको एक्सक्रीशन के लिए तैयार किया जाता है। ये भी ब्लड का फंक्शन है। ब्लड एक और काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम्स, जो कि जो एंजाइम, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड, तो उनके पास कोई अपना सिस्टम नहीं है। हाँ, वो मैं पढ़ूंगा जब आपको बताऊंगा आगे, पैराक्राइन ग्लैंड्स वगैरह क्या होती हैं, उसमें भी 3-4 ग्लैंड्स होती हैं। अभी आप जितना जानते हैं उतना ठीक है। क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वह डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, तो अपने सिक्रीशन क्या करती हैं, डायरेक्ट कहाँ डालती हैं, ब्लड में डालती हैं, और ब्लड से क्या होता है, वो अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती है। Hormones which are secreted by the ductless endocrine gland are released directly into the blood. The blood transport these hormones to their target organ or tissue. So blood also transport enzymes and hormone too. ठीक, याद रखिएगा। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, पहले वाटर बैलेंस का देख लेते हैं। Regulation of water balance. Water content of the blood is freely interchangeable with interstitial fluid. These help in the regulation of water content of the body. ठीक, तो जो उसमें हम देख रहे हैं कि 98% अरे 92% तक वाटर ही है, तो वाटर क्या है कि वो इंटरचेंजेबल होता है, उसमें बाउंड नहीं रहता है। जब बॉडी की जरूरत होगी तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा, और अगर मान लीजिए कमी है तो वहाँ से आरबीसी के अंदर एंट्री कर जाएगा, सेल के ब्लड के अंदर एंट्री कर जाएगा। ठीक, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से उसका एक्सचेंज चलता रहता है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में वाटर कंटेंट को वह मैनेज करते हैं। अगर इसका ज़्यादा हो जाता है तो हीमोडाइल्यूशन भी होता है। ठीक, चलिए बाद में देखेंगे। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। किसके माध्यम से कर सकता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड हीमोग्लोबिन, ये दोनों एक तरीके का प्रोटीन्स हैं, इस वजह से ये बफर की तरह काम करते हैं। बफर क्या होते हैं, जो एसिड और बेस के चेंज होने में क्या करते हैं, अपोज करते हैं। या फिर अगर एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो H+ को ले लेंगे, और अगर मान लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, H+ को रिलीज कर देंगे। तो इस तरह से बफर करते हैं। बफर करने का मतलब क्या है, वह 7.4 तक आपका pH मेंटेन करके रखने का प्रयास करते हैं। ठीक, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड हीमोग्लोबिन। देन आया रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर क्यों, कैसे कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हम लोग का क्या है, फिक्स है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो हीट गेन और हीट लॉस का फिनोमेना चलता है, और उसमें ब्लड भी एक अच्छा रोल पैदा करता है। कैसे, ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि किसी भी द्रव का अगर लिक्विड का टेम्परेचर आप 1 डिग्री बढ़ाते हैं, जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसको इसकी स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप देखेंगे कि जिसके अंदर कुछ मिला दिया जाता है, ठीक, उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ब्लड जो है प्योर वाटर नहीं है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे एलिमेंट हैं, सेल्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स है, इसी वजह से क्या होता है, उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है। स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने से क्या होता है, वो आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। बिकॉज ऑफ द हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ द ब्लड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द बॉडी, द बैलेंस बिटवीन द हीट लॉस एंड हीट गेन। ठीक, ये पढ़ेंगे हम लोग आगे, एक टॉपिक है उसमें और क्लियर होगा। उसके बाद क्या आता है, स्टोरेज फंक्शन।
तो बहुत सारी चीज़ें हमारे ब्लड में क्या रहती हैं, वो स्टोर के रूप में रहती हैं, जैसे प्रोटीन है, ग्लूकोज है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो हमारे जो सेल्स को जब जरूरत होती है वो वहाँ से उसको ग्रहण कर लेते हैं। ब्लड सर्व एज अ रेडीमेड source of these substances and thus these substances are taken from blood during the condition like starvation। जब भूखमरी की स्थिति होगी तो वो ले लेंगे, आप खाना नहीं खाएंगे उस समय, फ्लूइड लॉस होगा तब भी, और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा तब भी क्या होगा, ब्लड में स्टोर रहता है उन चीज़ों को लेकर के, प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें क्या है ब्लड से बॉडी ले लेता है, सेल्स ले लेते हैं और उससे अपनी एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करके रखते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया स्टोरेज फंक्शन। अब आता है डिफेंसिव फंक्शन। डिफेंसिव फंक्शन जाहिर सी बात है, ब्लड का एक कंपोनेंट क्या था, WBC। तो WBC क्या करता है, आपकी बॉडी को बीमारियों से बचाता है। इट शो द डिफेंसेस ऑफ द बॉडी। द व्हाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स इनगल्फ द बैक्टीरिया बाय द फैगोसाइटोसिस, एक प्रक्रिया होती है। लिम्फोसाइटोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी शो करने में काम आता है, ये सारी इम्यूनिटी का ही पार्ट है। इयोसिनोफिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिसइंटीग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ द फॉरेन प्रोटीन। ये सारी कुछ चीज़ें हैं वो इसको, जिससे हमारी ब्लड हमको क्या करता है, डिफेंसिव सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका है। आगे और लेक्चर आएगा, उसको आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। ब्लड का इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।